मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, देशभक्ति जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को तो कुछ मिलता ही नहीं, वतन परस्ती के कदमों में सारा जहान होता है, वतन परस्ती के कदमों में सारा जहान होता है। जय हिंद। एक बार पुनः मैं चंदन अखिलेश पांडे आपके अपने चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सामाजिक विषय के इस यात्रा में भारत में राष्ट्रवाद यानी द नेशनलिज्म इन इंडिया का यह तीसरा भाग या थर्ड पार्ट है। और तीसरे पार्ट में हम जानने वाले हैं कि असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन और साथ ही साथ उस असहयोग आंदोलन के कहां तक सीमाएं थीं, असहयोग आंदोलन का असर ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा था, शहरी क्षेत्रों में कैसा था, हम आज के इस तीसरे भाग के वीडियो में जानने वाले हैं। एक बार मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि जो लोग इस विषय वस्तु से संबंधित पिछले 2 भाग को नहीं देख पाए हैं वो उन 2 भाग को देख करके इस यात्रा को प्रारंभ करें, क्योंकि वो पिछले 2 भाग ही एक आधार प्रदान करेंगे जिससे आगे की यह यात्रा, आगे की विषय वस्तु आप सभी के समझ में आएगी, आसान हो जाएगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया भारत में, परतंत्र भारत में एक पहला ऐसा आंदोलन था जिसने भारत के अलग अलग समुदायों को, जिनके अपने अलग अलग उद्देश्य थे, लेकिन उन सभी लोगों को एक उद्देश्य यानी ब्रिटिश शासन को हटाओ, एंटी कॉलोनियल रूल के खिलाफ जो सभी लोग एकजुट हुए थे, उस एकजुटता का यह प्रत्यक्ष प्रमाण असहयोग आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध की बात होगी जरूर, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो उस प्रथम विश्व युद्ध से हमारे भारतीय जनमानस की उम्मीदें, उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम भारतीयों को यह विश्वास था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, स्वराज आएगा, हम अपने नीतियों के तहत, हम अपने उम्मीदों के साथ, हम अपने विश्वास के साथ अपने देश में रहेंगे। लेकिन युद्ध जरूर समाप्त हो गया, लेकिन हमारी उम्मीदों पे, हम भारतीयों के उम्मीदों पे अंग्रेजी सरकार ने पानी फेर दिया। रॉलेट एक्ट हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा, जलियांवाला बाग का नरसंहार हम लोगों ने देखा, और इन सारी घटनाओं ने भारतीय जनमानस के सब्र के बांध को तोड़ दिया। और उसी बीच महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको खिलाफत आंदोलन के साथ भी शामिल किया गया। यानी जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों संयुक्त रूप से जनवरी 1921 में प्रारंभ हुए। यानी इन 1921 द मंथ ऑफ जनवरी, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। तो असहयोग आंदोलन आखिर क्या था? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हिंद स्वराज एक किताब थी जो महात्मा गांधी की बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी। दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड जाते वक्त वो नाव पर लिखी गई, जहाज पर लिखी गई एक पुस्तक थी, और उस पुस्तक में स्वराज के परिभाषा को, स्वराज के मायनों को महात्मा गांधी ने सिद्ध किया था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन यदि भारत में है, अंग्रेज भारत में शासन कर रहे हैं, तो हम भारतीयों का सहयोग है। यदि भारतीय सहयोग देना बंद कर दें तो यह शासन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और उसी शासन को समाप्त करने के क्रम में यह असहयोग आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो जितने भी टाइटल थे, यानी अंग्रेजों के द्वारा जो उपाधियां हम भारतीयों को मिली थी, उन सारी उपाधियों को त्याग करना था। जितने भी भारतीय विद्यार्थी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, यानी अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते थे, उन स्कूलों को बंद करना था। यानी उन बच्चों को, उन विद्यार्थियों को स्कूलों में नहीं जाना था। जो अध्यापक के रूप में भारतीय विद्यालयों में पढ़ाते थे, उन विद्यालयों में अपने अध्यापन कार्य को छोड़ देना था। जो व्यापारी अंग्रेजों के व्यापार में अपना सहयोग देते थे, वो सहयोग को भी पुनः वापस खींच लेना था। यानी हर प्रकार का कार्य जो भारतीयों के मदद से अंग्रेज करते थे, यदि उस कार्य में भारतीय मदद करना छोड़ दें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, ऐसा गांधी जी का मानना था। और इसी मान्यता को साथ में लेकर के असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ, उस आंदोलन में एक और आंदोलन का नाम आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को, यानी गंगा जमुनी तहजीब को साथ में लेने के उद्देश्य से यह आंदोलन चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का भी एक अपना इतिहास है। ऑटोमन तुर्की एक देश था जहां पर अंग्रेजों ने वहां के खलीफा को, ऑटोमन इंपायर को हरा करके, पराजित करके अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। और जैसे ही टर्की में
अंग्रेजों का शासन स्थापित हुआ, दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उस सेंटिमेंट को, उसी खिलाफत की भावना को भारत में साथ लिया गया और हिंदू मुस्लिम साथ होकर के एक अम्ब्रेला के नीचे अंग्रेजों के खिलाफ जिस आंदोलन को अख्तियार किए उसी को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का प्रारंभ जनवरी 1921 से होता जरूर है, लेकिन इस आंदोलन का प्रभाव भारत के शहरी इलाकों में भी था, यानी अर्बन एरियाज में भी था, ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह हुआ, यानी रिबेल इन कंट्री साइड, एंड देन बागानों में स्वराज, यानी बागानों में काम करने वाले मजदूरों ने इस आंदोलन को कैसे लिया, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो असहयोग आंदोलन के शुरुआत में ही सभी के सभी लोग अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियों को त्यागने लगे, यानी अंग्रेजों के द्वारा दिए गए वो पुरस्कार, वो मानद उपाधियां सभी लोग रिजेक्ट कर दिए, रिफ्यूज कर दिए, रिमूव कर दिए। और साथ ही साथ जो बच्चे, जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे नौनिहाल पढ़ाई के उद्देश्य से अंग्रेजों के स्कूलों में जाते थे, वो स्कूलों में जाना भी छोड़ दिए। शहरों में आंदोलन में हम देखेंगे कि जो विदेशी सामान थे, यानी जो फॉरेन गुड्स थे, उन फॉरेन गुड्स को भी बॉयकॉट किया गया, बहिष्कार किया गया। और आपको यह पता होना चाहिए कि इस फॉरेन गुड्स के बहिष्कार ने, विदेशी व्यापार के बहिष्कार के द्वारा अंग्रेजों का जो आयात का मात्रा था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रेशियो था, वो करीब आधा हो गया। 102 करोड़ का व्यापार 57 करोड़ पे आ गया, जिससे अंग्रेजों को नुकसान पहुंचने लगा। शहरों में जो विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में जाते थे, अंग्रेजों के बनाए गए स्कूलों में जाते थे, वो स्कूलों में जाना बंद कर दिए। जो शिक्षक के रूप में भारतीय उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जाते थे, वो अपना अध्यापन कार्य भी छोड़ दिए। जो लोग विदेशी कपड़ों को, विदेशी शराबों को, यानी विदेशी हरेक प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी हरेक विदेशी सामानों का संपूर्ण बहिष्कार भारतीय शहरों में किया गया। लेकिन अफसोस, वैकल्पिक आधार न होने के कारण हमारे विद्यार्थी अंग्रेजों के बनाए गए स्कूलों में नहीं गए, लेकिन उनके जगह पे एक वैकल्पिक यानी देसी विद्यालय का होना बहुत ही जरूरी था, उसकी कमी थी। और स्वतः ही धीरे धीरे यह आंदोलन शहरों में कमजोर पड़ता गया। वापस जो वकील कचहरी में अभ्यास करना छोड़ दिए थे, वो वापस कचहरी जाने लगे। जो शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाना छोड़ दिए थे, वो वापस पढ़ाना शुरू कर दिए। जो विद्यार्थी अंग्रेजों के स्कूलों में जाना छोड़ दिए थे, वो पुनः स्कूलों में जाने लगे। दुकानों की पिकेटिंग भी की गई, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार भी किया गया, लेकिन विकल्प की कमी के कारण खादी हमारे देश में था। हम अंग्रेजों के बनाए गए सामान को, अंग्रेजों के बनाए गए कपड़ों को प्रयोग करते थे, लेकिन खादी एक तो महंगी थी, हर कोई उसको ले नहीं सकता था, हर कोई उसको खरीद नहीं सकता था, मजबूरी थी। और उसी मजबूरी ने शहरों में इस आंदोलन को धीरे धीरे ठंडा कर दिया। शहरों में यह आंदोलन की जो गति थी, जो रफ्तार थी, वो धीमी पड़ गई। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, यानी द रिबेल इन कंट्री साइड। ग्रामीण इलाकों में इस विद्रोह ने एक व्यापक प्रभाव स्थापित किया। बेगार, एक शब्द आता है बेगार। आपके मन में ये सवाल जरूर बन रहा होगा, ये बेगार क्या होता है? तो बेगार बिना पारिश्रमिक लिए या दिए गए काम को, यानी बिना वेतन, बिना मेहनतनामा दिए हुए काम को कराने को हम बेगार कहते हैं। और ग्रामीण इलाकों में हमारे ग्रामीण भारतीय भाइयों से अंग्रेज ऐसे ही प्रकार के काम कराते थे। अंग्रेज हम भारतीयों से काम करा लेते थे, हम लेबर के रूप में काम कर देते थे, लेकिन उस काम के बदले में हमको दाम नहीं मिलता था। और यह बेगार भी एक प्रकार से कुरीति बनकर के भारतीय ग्रामीण इलाकों में स्थापित हुई थी। बेगार के साथ साथ इंडेच्योर्ड लेबरी, इंडेच्योर्ड का मतलब होता है अनुबंधित, इसको गिरमिटिया मजदूर के रूप में भी हम जानते हैं। गिरमिटिया क्या होता है? तो एक भारत ही अंग्रेजों की कॉलोनी नहीं थी, सिर्फ भारत पे ही अंग्रेजों का शासन नहीं था, दुनिया के अलग अलग स्थानों में, अलग अलग देशों पे अंग्रेजों का शासन चलता था। और वहां पर हम भारतीयों को ही अनुबंध के आधार पर इनको झूठी दिलासाएं दे करके
भारतीयों को अंग्रेज उठा करके उन देशों में रखते थे। सूरीनाम, जावा, मॉरिशस, इंडोनेशिया, ये ऐसे देश हैं जहां पर भारतीय ग्रामीण इलाकों से भारतीयों को उठाया जाता था। इनको अनुबंध के आधार पर, इनको लालच देकर के, इनको झूठी दिलासा देकर के उन जगहों पे ले जाया जाता था और वहां पे उनके वर्किंग और लाइविंग कंडीशन काफी बेकार होते थे, वो वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते थे। उस प्रथा का भी विरोध ग्रामीण इलाकों में किया गया। तमाम प्रकार के कार्य जो कि अंग्रेजों के द्वारा गांव में होते थे, अप्रत्याशित लगान जो लगाए जाते थे, इन सभी लगानों का, इन सभी मांगों का, इन सभी कार्यों का ग्रामीण क्षेत्रों में बहिष्कार किया गया, अंग्रेजों का विरोध किया गया। और यहां पर एक नाम आता है बाबा रामचंद्र दास का, जो अवध किसान सभा जिनके द्वारा गठित किया गया था। बाबा रामचंद्र ने अलग अलग क्षेत्रों में किसानों को एकजुट किया, नाई धोबी बहिष्कार किया, यानी ग्रामीण इलाकों में जो लोग अंग्रेजों के मदद के लिए तैयार रहते थे, ग्रामीण क्षेत्रों से जो मदद अंग्रेजों को मिलता था, वो मदद अब बंद किया जाए, उसके लिए यह आयोग, यह समाज, यह गठन, यह क्षेत्र गठित किया गया और अपने उद्देश्यों को पूरा भी किया गया। फिर हम चलते हैं बागानों में स्वराज। शहरों में आंदोलन हमने देखा, शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन वैकल्पिक आधार की कमी के कारण यह शहरों में आंदोलन फ्लॉप हो गया, असफल हो गया। ग्रामीण इलाकों में भी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों का, ग्रामीण लोगों का मनोबल धीरे धीरे डाउन अर्थ में जाने लगा। यहां भी यह आंदोलन की रफ्तार धीमी हो गई। अब हम चलते हैं बागानों में स्वराज। अंग्रेज हमारे यहाँ बागान आप समझ सकते हैं, तमाम प्रकार के कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए अंग्रेज हमारे यहाँ बागान को भी स्थापित किए थे, जिनमें हम भारतीयों को ही काम करना पड़ता था। और 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, यह एक ऐसा अधिनियम था जो अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया। यह अधिनियम बागानों में काम करने वाले मजदूरों के हक और हुकूक को छीनने वाला था। 1859 में 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आ जाने के कारण भारतीय मजदूरों की जो बागानों में काम करते थे, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। उनको एक बार जब कोई मजदूर बागान में चला जाता था तो उसे कब वापस छुट्टी मिलेगी, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता था। काम के लंबे लंबे घंटे होते थे, यानी एक भारतीय मजदूर, बागानों में काम करने वाला मजदूर अपनी क्षमता से ज्यादा काम करता था और अंग्रेज उन भारतीयों से क्षमता से अधिक कार्य करवाते थे। एक भारतीय मजदूर जो बागानों में काम करता था, उसके काम करने की जो स्थितियां थी, उसके रहने की जो स्थितियां थी, वो काफी दयनीय थी। वो मजबूरी में वो लोग काम करते थे। लेकिन जैसे ही बागान के मजदूरों के कानों में यह बात गई कि भारत में स्वराज आने वाला है, भारत में एक आंदोलन शुरू हो गया है और यह आंदोलन हमारे बहुप्रतीक्षित इंतजार को पूरा करने वाला है, बागान के मजदूर भी भारत माता की जय, स्वराज के सपनों को लेकर के बागानों से कूद पड़े, बागानों से निकल पड़े। लेकिन अफसोस ये हुआ कि फिर से ये पकड़े गए, चूंकि असहयोग आंदोलन ने ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। वापस अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, इनकी बुरी तरह से पिटाई की गई और वापस ये बागानों में काम करने के लिए चले आए। यानी असहयोग आंदोलन, जैसा कि शुरुआत जितनी तेजी से हुई थी, जितनी तीव्र गति से हुई थी, अंत जाते जाते यह आंदोलन धीमा पड़ गया। और एक घटना, फरवरी 1922 की वो घटना जो चौरी चौरा घटना के नाम से जानी जाती है, उस घटना से महात्मा गांधी इतने प्रभावित हो गए कि इन्होंने यह आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा 1922, हमारे देश के जो गरम दल के क्रांतिकारी थे, वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग की नरसंहार का बदला लेने के लिए चौरी चौरा पुलिस थाने में, पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए, जिससे अंग्रेज सिपाही जल करके मर गए। एक प्रकार से यह हिंसक कार्रवाई जरूर थी, लेकिन इस हिंसक कार्रवाई से प्रभावित होकर के, दुखी होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और इस तरह से यह आंदोलन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया। लेकिन असहयोग आंदोलन ने भारतीय समाज में अंग्रेजी नीति को कमजोर करने का प्रयास जरूर किया। इसके आगे हम चलेंगे महात्मा गांधी का वो दूसरा आंदोलन, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया भारत में दूसरा जनव्यापी राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में, अगले पार्ट में करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रवाद यह विषय वस्तु के कुल 5 भाग यह चैनल प्रसारित करेगा। इस यात्रा में यह तीसरा भाग है, यानी एक सीरीज है जिसके 5 पार्ट होंगे। तीसरा पार्ट अभी चल रहा है, इसके बाद 2 पार्ट आने और शेष हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इन 5 श्रृंखलाओं के संपूर्ण भाग को देखे बगैर आप राष्ट्रवाद को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।